अभी हमने आदरणीय विक्रांत जी भाई साहब के माध्यम से मुखमार प्रकाशक ग्रंथ के आधार से कक्षा सुनी। अभी आगामी कार्यक्रम में हमारी शुक्रवार और शनिवार को चलने वाली न्याय की सुंदर कक्षा, जिसमें हमारा तृतीय अध्याय परोक्ष प्रकाश, उसमें भी अनुमान का स्वरूप बहुत सुंदर चल रहा है और हेतु और प्रतिज्ञा की सुंदर चर्चा, जो कि हमारे जीवन में अत्यंत उपयोगी है, वह भी हमारी हो चुकी है। और आज हमें हेत्वाभास के अंदर जो हमने कल उसके असिद्ध और विरुद्ध भेद पढ़ लिए थे, उसके आगे आज हमें पढ़ना है। आदरणीय गुरुजी भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अभी की कक्षा को हम प्रारंभ करें। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा, वो आज तो आपने भी न्याय शास्त्र पढ़ाया। वो उसमें प्रकरण था ना। नहीं, ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बाल प्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः। देखो, आज मैंने मंगलाचरण के लिए 2 श्लोक पढ़े हैं। एक तो वही पढ़ा है जो न्याय दीपिका का मंगलाचरण है और जिसे हम रोज पढ़ते हैं, तो वो तो हमको सबको कंठस्थ करना ही है, अर्थ सहित, व्याख्या सहित, वो तो आना ही चाहिए। लेकिन आज मुझे एक विचार ऐसा आया कि अपन रोज यही मंगलाचरण पढ़ते हैं और न्याय दीपिका की कक्षा को चलते इतने दिन हो गए, तो ये मंगलाचरण तो करीब करीब सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तैयार हो गया होगा। तो कुछ नया मंगलाचरण भी सुनाना चाहिए, वो बहुत लाभदायक होगा। न्याय के ग्रंथों में बहुत अच्छे अच्छे श्लोक आए हैं और उन्हीं में से आज एक और मैंने बहुत अच्छा श्लोक सुनाया है। 2 मिनट में आपको उसका अर्थ भी बता देता हूँ। पहले तो मैं यही एक ही सुनाने वाला था, आज न्याय दीपिका वाला छोड़ रहा था। फिर मैंने सोचा नहीं, न्याय दीपिका वाला भी बोलता हूँ और ये भी बोलता हूँ। देखो कितना अच्छा श्लोक है, बहुत बढ़िया श्लोक है। भले आपको हम बाद में ग्रुप पर लिख के दे देंगे, तो आप इसे अपनी कॉपी में शुद्ध लिख लेना और इसको याद करना। बहुत बढ़िया श्लोक है। क्या है? पक्षपातो न मे वीरे, वीर माने महावीर भगवान। महावीर भगवान के 5 नामों में से एक नाम है वीर। तो आचार्य कह रहे हैं कि मुझे महावीर भगवान से कोई पक्षपात नहीं है। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष कपिलादिषु, और जो कपिल आदि दूसरे अन्य दर्शनों के प्रवर्तक है, अन्य दर्शनों में माने जाने वाले भगवान आप्त हैं, उनसे मुझे कोई जरा सा द्वेष भी नहीं। महावीर से राग और दूसरे देवी देवताओं से द्वेष, ऐसा मेरे मन में जरा सा भी नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ, बल्कि मेरे जीवन का सिद्धांत तो ये है कि भाई जिसकी बात सही हो, अपन को तो उसकी बात मानना, बस। अपन को किसी नाम से, व्यक्ति से, संप्रदाय से कोई मतलब नहीं है। अपन को तो बात क्या सही है, बात की परीक्षा करना। तो मुझे ये श्लोक बहुत अच्छा लगता है और ऐसा आनंद आता है इसमें। कितनी बढ़िया बात कही है। ये हमको वैज्ञानिक बनाता है। जैसे आप किसी साइंस के मैच्योर स्टूडेंट से कहो कि भैया H2O बराबर पानी, वाटर,
तो वो कहेगा रुक जाओ 1 मिनट। वो अपनी लेबोरेटरी में जाएगा और जब तक वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर परख नली में नहीं देख लेगा और वो पानी नहीं बन जाएगा, तब तक वो गुरुजी की बात भी नहीं मानेगा। न्याय शास्त्र हमको बहुत बढ़िया परीक्षा प्रधानी बनाता है, बड़ा वैज्ञानिक बनाता है। जैन दर्शन एक बहुत ही परीक्षा प्रधानी दर्शन है, दुनिया के दर्शनों से बहुत हटकर के है। ये सभी तीर्थंकरों ने कहा कि हमारी बात तुम हमारे कहने से मत मानो, स्वयं परीक्षा करके देखो। ये बहुत उच्च कोटि की बात है और न्याय शास्त्र पढ़ने से हम सब परीक्षा प्रधानी बनते हैं। तो अब एक बार फिर से इस श्लोक का पाठ कर लेते हैं। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्तिमद वचनम यस्य। युक्तिमत माने युक्ति संगत वचन जिसके हों, युक्तिमत वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। तस्य माने उसका, कार्य माने करना चाहिए, परिग्रह माने भली भांति ग्रहण। परिग्रह, परिग्रह माने क्या होता है? परि शब्द का अर्थ होता है भली भांति, परिसमंत। परीक्षा बोलते हैं ना, परीक्षा शब्द का क्या अर्थ है आप सबको पता होना चाहिए। एक दिन मैंने बताया था, आज फिर बताता हूँ। परीक्षा शब्द कैसे बना है? बहुत से विद्यार्थी परीक्षा लिखते भी अशुद्ध है। मैंने कई दफे क्लास में लिखवाया तो परीक्षा में री छोटी लिख देते हैं। नहीं, परी उपसर्ग है। परिकोटा जैसे होता है ना, परिधि जैसे होती है। परिधि किसको कहते हैं? जो चारों ओर से घेर ले उसको परिधि कहते हैं। तो परी माने चारों ओर से, और परी प्लस ईक्ष। ईक्ष माने देखना, ईक्षा माने अवलोकन करना। जैसे अपन घड़ा खरीदते हैं, कुमार के पास जाते हैं और एक मिट्टी का घड़ा खरीदते हैं, तो उसको भी ऐसे घुमा घुमा के देखते हैं, ऐसे सही है कि नहीं, चारों तरफ से देखते हैं। तो जब एक मिट्टी का घड़ा खरीदने के लिए चारों तरफ से देखकर उसकी भली भांति परीक्षा करके हम खरीदते हैं, तो ये तत्व ज्ञान जिससे जन्म मरण का अभाव होना है, उसे हम परीक्षा करके क्यों ना स्वीकार करें, ये न्याय का कहना है। तो बड़ा सुंदर श्लोक है। फाइनल करके आगे बढ़ता हूँ। पक्ष, मुझे रस आता रहता है तो बार बार बोलता हूँ। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्तिमद्वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। बहुत बढ़िया बात। तो ये परीक्षा प्रदानी हम कैसे बनेंगे? जब हम अनुमान को ठीक से समझेंगे, जब हम हेतु लगाना ठीक से समझेंगे, जब हमको क्या बात कही जा रही है और उसके पीछे क्या हेतु दिया जा रहा है। जो हेतु दिया जा रहा है वो हेतु कहीं हेत्वाभास तो नहीं है। वो जो हेतु दिया जा रहा है उसकी लैंग्वेज तो क्योंकि लगाते ही हेतु बन जाती है, लेकिन फिर भी वो बहुत बार ऐसा होता है कि वो हेतु ना होकर हेत्वाभास होता है। हमको उन हेत्वाभासों से बचना है और हमें समीचीन हेतु को पहचानने की कला सीखनी है। ये बात हमको यहाँ ये 62, 63, 64, 65 4 अनुच्छेद है। न्याय दीपिका 3रा प्रकाश और 4 पैराग्राफ हमारे सामने है जो हेत्वाभास को समझाएंगे। आज मेरी इच्छा है
कि हम सब इस हेत्वाभास को जरा अच्छे से समझ लें। एक दो प्रश्न आप लोगों के मेरे पास आए हैं, लेकिन वो मेरे को समय मिला तब तो लेऊंगा, नहीं तो मैं आज पहले हेत्वाभास पर जोर देना चाहता हूँ, इस पर केंद्रित होना चाहता हूँ। नहीं समय मिला तो आपके प्रश्न अगली कक्षा में ले लूंगा, और मिल गया तो ले लूंगा, और नहीं तो आज हेत्वाभास को हम सब, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, अब आज आप माइंड मेकअप करो, हम लोग आज हेत्वाभास को पूरी तरह समझेंगे, सर्वांग समझेंगे अच्छी तरह। आज की क्लास में हमको हेत्वाभास समझ में आ जाना चाहिए। तो 2 पैराग्राफ हमने पढ़ लिए। 4 प्रकार का हेत्वाभास होता है, और उनको समझाने के लिए एक एक के लिए एक एक पैराग्राफ है। 4 पैराग्राफ में 4 हेत्वाभास समझाए हैं, और 4 हेत्वाभासों के नाम भी आपको सबको कंठस्थ हो गए होंगे। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, हेत्वाभास 4 प्रकार के होते हैं, जिनके नाम है नंबर 1 असिद्ध, नंबर 2 विरुद्ध, नंबर 3 अनैकांतिक, और नंबर 4 अकिंचित कर। ये 4 नाम है, असिद्ध, विरुद्ध, अनैकांतिक और अकिंचित कर। ये 4 नाम सब लोग कंठस्थ कर लो। हेत्वाभास 4 तरह के होते हैं। अब उनका क्या स्वरूप है, वो 2 का तो अपन समझ चुके, और 2 का और समझते हैं। असिद्ध का मतलब है, 2 असिद्ध के फिर 2 भेद है, एक स्वरूपा सिद्ध, एक संदिग्धा सिद्ध। उदाहरण देके समझाए। अभी एक बार जब उपसंहार करूंगा मैं, तो फिर से थोड़ा सा बताऊंगा। और विरुद्ध हेत्वाभास का मतलब ये है कि जो सिद्ध करना चाहते हैं उसके जस्ट अपोजिट सिद्ध कर दे। विरुद्ध माने विलोम, विलोम जस्ट अपोजिट चला जाए। हम सिद्ध करना चाहते हैं कि अग्नि गर्म होती है क्योंकि वो फ्रिज में रखी जाती है, तो ये क्या सिद्ध हो गया, उल्टा क्या हो गया, अग्नि गर्म होती है क्योंकि वो रेफ्रिजरेटर में रखी जाती है। तो ऐसे कोई हेतु ऐसा दे कि जिससे बात हमारी जो मैं सिद्ध करना चाहता हूं कि संदेश भैया बुद्धिमान है, और तर्क कोई हेतु कोई ऐसा दूं कि जिससे सिद्ध होता है कि वो उल्टा मूर्ख है, सिद्ध हो जाए, तो इस हेत्वाभास, इसे क्या कहेंगे, विरुद्ध नामक हेत्वाभास। तो अब चलते हैं, पढ़ते हैं आज थोड़ा मन एकाग्र करके। पैराग्राफ नंबर 64, 2 पैराग्राफ थोड़े बड़े बड़े हैं, अनैकांतिक और अकिंचित कर हेत्वाभास के, उनको पढ़ता हूं। चलिए संदेश भैया स्क्रीन पर लगा दो, सब लोग देख सकें। किताब जिनके पास है वे किताब ले लें। पैराग्राफ नंबर 64, अनैकांतिक हेत्वाभास किसे कहते हैं। पक्ष सपक्ष विपक्ष वृत्तिर अनैकांतिक। अनैकांतिक हेत्वाभास का लक्षण है ये कि जो पक्ष में भी रहता हो, सपक्ष में भी रहता हो और विपक्ष में भी रहता हो, उसे अनैकांतिक वृत्ति, वृत्ति शब्द का अर्थ होता है वर्तन करना, वर्तते से वृत्ति बना है, वो व्रत धातु है, वर्तते अस्ति विद्यमान, जो पक्ष में भी प्रवर्तता है, सपक्ष में भी प्रवर्तता है और विपक्ष में भी प्रवर्तता है, उसे अनैकांतिक हेत्वाभास कहते हैं। सद्विविध, निश्चित विपक्ष वृत्ति का, संकित विपक्ष वृत्ति का, ये 2 नाम हैं। अब इनका क्या मतलब है, अभी अगली पंक्ति में आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अनैकांतिक हेत्वाभास 2 प्रकार का है, एक निश्चित विपक्ष वृत्ति और दूसरा संकित विपक्ष वृत्ति।
हेत्वाभासों का एक बहुत सुंदर चार्ट भी श्रुति ने बनाया है। अभी हम आपको वो चार्ट दिखाएंगे जिससे आपको और क्लियर समझ में आ जाए। एक बार दिखाई दो, अभी पॉसिबल है? वो चार्ट एक बार दिखा दो सबको, एक नजर करें, फिर बाद में समझने के लिए दोबारा देखेंगे। एक चार्ट आपको दिखा रहा हूं मैं। आज बहुत मेहनत करके देखो आप, श्रुति ने कितना अच्छा चार्ट बनाया है, वो आप देखो आज आप। जब तक लगता है तब तक पढ़ते हैं। लगा दिया लगा दिया? आ गया? जी हाँ ठीक 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 ठीक। हाँ देखो, हाँ वेरी गुड। अब आप देखो ऊपर हेत्वाभास, देखो कितना बढ़िया चार्ट बनाया है। हेत्वाभास और ब्रैकेट में कोष्ठक में उसने उसकी परिभाषा लिख दी। हेतु लक्षण रहिता हेतुवद अवभासमाना हेत्वाभासा। इसके बाद में उसने 4 प्रकार के हेत्वाभास होते हैं। तो देखो ऊपर ही ऊपर लिखा ABCD। ए असिद्ध हेत्वाभास, बी विरुद्ध हेत्वाभास, सी अनैकांतिक हेत्वाभास और डी अकिंचित कर हेत्वाभास। ये चारों, इस चार्ट से आपको, ये चार्ट भी हम आपको ग्रुप पर भी शेयर कर देंगे, तो आप लोग इसे भी अपने पास रखना। असिद्ध की क्या परिभाषा है वो नीचे ब्रैकेट में दे दी, विरुद्ध की क्या परिभाषा है वो ब्रैकेट में दे दी, अनैकांतिक की वो भी ब्रैकेट में दे दी, चारों की परिभाषा दे दी। और फिर चारों के कितने प्रभेद है, प्रभेद समझ गए ना? अब मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। भेद और प्रभेद में क्या अंतर होता है? जो भेद का भी भेद हो उसे प्रभेद कहते हैं। तो असिद्ध के, असिद्ध एक भेद है और उसके 2 प्रभेद हैं, एक स्वरूपा सिद्ध, एक संदिग्धा सिद्ध। ये लिखा है ना नीचे 1 और 2। और विरुद्ध हेत्वाभास के कोई भेद और नहीं है, कोई प्रभेद नहीं है, इसलिए वो खाली है। सी में अनैकांतिक के 2 प्रभेद है, निश्चित विपक्ष वृत्ति और संकित विपक्ष वृत्ति, और दोनों के उदाहरण दे रखे। ये चार्ट अकेला काफी है पूरे हेत्वाभास को समझने के लिए, ये चार्ट पूरा काफी है। और फिर अकिंचित कर हेत्वाभास किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिखी, और उसके भी 2 प्रभेद है, एक सिद्ध साधन और दूसरा बाधित विषय। अब इनके क्या क्या रूप है वो सब हम एक दफे इस चार्ट को फिर से देखेंगे। अब हम चलते हैं न्याय दीपिका में। चलो, न्याय दीपिका पैराग्राफ 64 पढ़ रहे थे, हम उसको पढ़ते हैं। पक्ष सपक्ष विपक्ष वृत्ति अनैकांतिका, ये लक्षण है। सद्विविध, वह 2 प्रकार का है, निश्चित विपक्ष वृत्ति का, संकित विपक्ष वृत्ति का। तत्र आद्यो यथा। अब देखो आज ये कैसे बना तत्राद्यो, विद्वान बनो अब सब लोग, अब हल्के से मत लो। देखो भैया मैं क्या बोलूं, आप लोगों को बहुत विचार आते हैं। देखो अत्यंत दुर्लभता से हमको ये संयोग मिला है, आज जैसा संयोग हमें जाने कितने अनंत काल बाद हमें इतना अच्छा ये योग मिला है। मनुष्य पर्याय मिलना दुर्लभ, फिर ऐसे योग मिलना दुर्लभ। आज आपको सब मिले हैं, तो अपना समय इधर उधर बर्बाद मत करो, कहीं भी समय बर्बाद मत करो, और पूरे समय को ज्ञान आराधना में लगाओ। लोग बहुत सारा समय यूं ही बर्बाद कर रहे हैं, तो इसलिए पढ़ो लिखो, चीजों को अच्छे से समझो, आचार्यों की बातों को अच्छे से समझेंगे, गहरे संस्कार डालेंगे तो आत्मित होगा। देखो क्या कहा, आद्य, तत्राद्यो शब्द कैसे बना? तत्र प्लस आद्यो, आद्यो शब्द कैसे बना? एक आदि शब्द है, आदिनाथ,
आदि माने सबसे पहला, आदि माने स्टार्टिंग, जिसको हम अंग्रेजी में स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, उसी को संस्कृत में आदि बोलते हैं। और आदि वाला, आदि का, तो इसको कहते हैं आद्यो। तत्र आद्यो यथा, आद्य माने पहले वाला, सबसे पहला। सबसे पहला माने निश्चित विपक्ष वृत्ति। वो कैसा होता है? धूमवान अयम प्रदेशो अग्निमत्वात्, ये प्रदेश धूम वाला है क्योंकि अग्नि वाला है। देखो, अब तक अपन क्या पढ़ते थे कि ये पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि धूम वाला है। अब इसको इसने उलट दिया कि ये पर्वत धुआं वाला है क्योंकि अग्नि वाला है। ये अग्नि से धुआं को सिद्ध करना चाहता है, लेकिन अग्नि की धुआं के साथ व्याप्ति नहीं है, धुआं की तो अग्नि के साथ व्याप्ति है। धुआं जहां होगा वहां तो गारंटी से अग्नि होती है, लेकिन जहां अग्नि हो वहां पर धुआं हो, ये कोई गारंटी नहीं है। इसलिए धूमवान अयम प्रदेशो अग्निमतत्वादिति। अत्र अग्निमतत्वम पक्षीकृते संदिग्धमान धूमे पुरोवर्तिनी प्रदेशे वर्तते। यहाँ पर माना कि वहां धुआं होगी, आग भी है धुआं भी है, लेकिन ये हेतु नहीं बनता कि धुआं है इसलिए अग्नि है, ये तो बनता है, लेकिन अग्नि है इसलिए धुआं है, ये नियम नहीं बनता है। तो अग्निमानपना यहाँ पर है पर्टिकुलर केस में, आज की तारीख में। तो वो संदिग्धमान धूम जो पुरोवर्तिनी, पुरोवर्तिनी माने पुरे माने सामने, वर्ती माने रहने वाला, और पुरोवर्तिनी सप्तमी एक वचन, धूमे पुरोवर्तिनी, सामने विद्यमान धुआं में, प्रदेशे प्रदेश में, वर्तते रहता है, सपक्षे, और जो सपक्ष भूत है वो धूमवान महानस में भी वर्तता है, और विपक्षे धूम रहितत्वेन निश्चिते अंगारावस्थापन्न अग्निमति प्रदेशे वर्तते इति निश्चयात्। लेकिन ये विपक्ष में भी, कौन है विपक्ष? वो प्रदेश जो धूम रहित है, जहां केवल अंगार रूप अग्नि है। अंगार रूप अग्नि मतलब ऐसी अग्नि जो अंगारे ही अंगारे हैं, जिसमें धुआं नहीं। दो तरह की आग होती है ना, एक चूल्हे की आग, गीली ईंधन की आग, उसमें धुआं निकलता है। लेकिन जो बिल्कुल कोयले की आग हो, जबरदस्त अंगार जैसी, तो उसमें धुआं नहीं निकलता है। तो ऐसी विपक्ष रूप स्थिति में भी ये हेतु पाया जाता है, ऐसे प्रदेश में भी ये पाया जाता है। इति निश्चयात्, ऐसा निश्चय होने के कारण ये निश्चित विपक्ष वृत्ति नाम का हेत्वाभास है, क्योंकि ये गारंटी से विपक्ष में रहता ही है। धुआं के साथ में, धुआं से अग्नि सिद्ध करते जा रहे हैं, लेकिन अग्नि से धुआं सिद्ध नहीं कर सकते, वो गारंटी से विपक्ष में रहता है। और अगला क्या? द्वितीयो, अगली पंक्ति, द्वितीयो यथा गर्भस्थो मैत्री तनया। अब दूसरा माने संकित विपक्ष वृत्ति समझा रहे हैं। गर्भस्थो मैत्री तनया श्यामो भवितुम अर्हति, मैत्री तनयत्वात् इतरत तनयवत। देखो कितने सारी संधियां हैं। अब ये जो दो पैराग्राफ है ना, वो संस्कृत की दृष्टि से थोड़े से कठिन लग सकते हैं, क्योंकि बहुत संधियां बहुत है यहाँ पर। गर्भस्थ मैत्री तनय श्यामो भवितुम अर्हति, अर्हति माने हो सकता है, होना चाहिए। गर्भ में मैत्री
मैत्री का पुत्र है। कोई मैत्री नाम की महिला वो गर्भस्थ है, वो गर्भवती है, तो कोई कह रहा है कि इसके पेट में जो बच्चा है वो श्याम है। गर्भस्थो मैत्री तनयः। तनय माने, देखो मुझे जब जब मैं तनय तनज शब्द पढ़ता हूँ तब मुझे एक बात और याद आ जाती है। पुत्र का पर्यायवाची कुछ लोग तो कहते हैं आत्मज और कुछ कहते हैं तनज। तो मुझे लगता है कि तनज कहना बहुत अच्छा है। ज्ञानी लोग पुत्र को आत्मज नहीं कहते, क्योंकि पुत्र कोई आत्मा से नहीं जन्म लेता, बल्कि वो तनज है, शरीर से उत्पन्न होता है। देखो, मैत्री तनयो गर्भस्थो मैत्री तनयः श्यामो भवितुमर्हति मैत्री तनयत्वात्। क्योंकि हेतु क्या दिया? क्योंकि वो मैत्री का तनय है। इतरत तनयवत, दूसरे बेटों की तरह, उसके दूसरे बेटे हैं बाहर, वो भी काले हैं। तो अगर इसके दूसरे बेटे काले हैं, इसलिए वो भी जो गर्भ में है वो भी काला ही होगा। अत्र मैत्री तनयत्वम हेतु, ये हेतु है। मैत्री का तनय होने के कारण, मैत्री का पुत्र होने के कारण, मैत्री का पुत्र होना यही हेतु बनाया है उसने। तो ये हेतु पक्षी कृते गर्भस्थे वर्तते। मान लिया हमने 1 मिनट को कि वो जो गर्भ में पुत्र है वो भी श्याम ही है, और जो बाकी के सपक्षे इतरत पुत्र, और जो सपक्ष भूत है उसके दूसरे पुत्र वो भी श्याम है, और विपक्षे अश्यामे वर्ते तपि, लेकिन जो विपक्ष है वो अश्याम में भी हो वो अश्याम भी हो सकता है। अश्याम माने गोरा, श्याम माने काला, और अश्याम माने गोरा। लेकिन ये भी शंका है, ये आशंका है कि उसके बाकी के बेटे काले हैं और उसके गर्भ में है वो बेटा भी भले काला है, लेकिन फिर भी ये नियम नहीं बनेगा कि उसके गर्भ में जितने भी बच्चे होंगे वे सब काले ही होंगे। ऐसा कोई नियम नहीं है। गोरा भी हो सकता है, उसके गोरा होने की आशंका भी है। इसलिए ये संकित विपक्ष वृत्ति, ये इसमें शंका है। इसलिए देखो, शंका भी नहीं रहनी, 1% डाउट भी नहीं रहना चाहिए। न्याय शास्त्र कितना गजब का है कि मैं कहूं कि बारिश आएगी, 1% कुछ गलत हो सकता है पर 99% बारिश आएगी। नहीं, न्याय शास्त्र में ऐसा नहीं चलता। न्याय शास्त्र कहता है 100% बोलो क्या बोलना है, आएगी कि नहीं। ये गजब की बात है, कितना बड़ा विद्वान बनाता है। देखो, अपरमपि संकित विपक्ष वृत्ति कस्य उदाहरणम, दूसरा भी संकित विपक्ष वृत्ति का उदाहरण है। उदाहरण देखो, एक और देकर समझा रहे। संकित विपक्ष वृत्ति के 2 उदाहरण दे रहे हैं। सर्वज्ञो न भवितुम अर्हति वक्तृत्वात् रथ्या पुरुषवत्, सर्वज्ञ नहीं हो सकता है। फिर सरल संस्कृत आई, सर्वज्ञो न भवितुम अर्हति, सर्वज्ञ नहीं हो सकता। वक्तृत्व, एक शब्द छूट गया, अर्हन, और इधर छुपा रह गया, साइड में छुपा रह गया, अर्हन। अरिहंत सर्वज्ञो न भवितुम अर्हति, अरिहंत सर्वज्ञ नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वे वक्ता हैं, रथ्या पुरुषवत। देखो, किसी ने, क्या मतलब हुआ इसका, किसी ने एक अनुमान वाक्य बोला कि अरिहंत सर्वज्ञ नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वे वक्ता है, क्योंकि वे बोलते हैं। देखो क्या हेतु दिया, बोले अरिहंत भगवान सर्वज्ञ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे वक्ता है। और
उदाहरण क्या दिया? रथ्या पुरुष। रथ्या पुरुष का मतलब होता है गली में आवारा घूमने वाला आदमी। रथ्या पुरुष, रथ्या पुरुष बहुत जगह आएगा। रथ्या पुरुष माने जो व्यक्ति फालतू में आवारा की तरह गली में घूमता है, किसी भी बात में प्रामाणिक नहीं है, पागल आदमी समझो। तो जैसे पागल बोलता रहता है तो वो सर्वज्ञ नहीं है ना, ऐसे ही अरिहंत भगवान भी सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि वे वक्ता है। ऐसा किसी ने बोला, क्योंकि वे वक्ता है। तो बोले वक्तृत्व ही है तो पक्षीकृते अर्हति। ये जो वक्तापना का जो हेतु दिया है, ये हेतु माने षष्ठी एक वचन। वक्तृत्व हेतु पक्षीकृते अर्हति। पक्षीकृते 7/1, अर्हति अरिहंत में 7/1, सप्तमी विभक्ति एक वचन। ये सब आता हो तो ऐसा आनंद आता है, धड़ाधड़ पढ़ते चले जाओ। और जब आती नहीं हो ना तो कंटाला छूटता है कि ये क्या, अर्थ भाषित होना चाहिए। वक्तृत्वस्य ही हेतु पक्षीकृते अर्हति सपक्षे रथ्या पुरुषे। वक्तापना ये अरिहंत में भी पाया जाता है जो कि पक्ष है, रथ्या पुरुष में भी पाया जाता है जो कि सपक्ष है, लेकिन विपक्ष में भी जो कि सर्वज्ञ है उसमें भी इसकी संभावना है, कोई दिक्कत नहीं है। विपक्षे सर्वज्ञेपि वृत्ति, वृत्ति माने अस्तित्व, संभाव्य, वृत्ति माने उसके होने की संभावना है। क्यों संभावना है? क्योंकि वक्तृत्व ज्ञातृत्व और अविरोधात, क्योंकि वक्तापने का और ज्ञातापने का कोई विरोध नहीं है। ये कोई नियम है क्या? जो वक्ता होगा वो ज्ञात। ऐसे तो जो जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाए ऐसे ऐसे वक्त, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है कि वक्तृत्व कला निखरती है। यदि येन सा विरोधी, जो जिसका विरोधी है, तत्खलु तद्वती न वर्तते, वो उसके साथ नहीं रहता है। नाचा वचन ज्ञान और लोके विरोधोस्ति, वचन और ज्ञान का लोक में विरोध नहीं है। प्रत्युत ज्ञानवतः एव वचन सौष्ठवम स्पष्टम दृष्टम। प्रत्युत माने अपितु, बल्कि वचन और ज्ञान का लोक में विरोध नहीं। मीनिंग बहुत याद करने चाहिए। किसी ने ये भी पूछा है एक प्रश्न कि हम संस्कृत कैसे सीखें, तो मैंने उनको कहा कि एक तरीका, तो कई तरीके बताए, एक तरीका तो ये बताया है कि मीनिंग बहुत याद करो। एक डायरी बना लो और नियम बनाओ तो रोज मैं 5 मीनिंग याद करूंगा। मीनिंग याद कर करके बहुत, मैंने शुरू में अंग्रेजी सीखी तो मैंने अंग्रेजी की डिक्शनरी याद कर डाली, अपने आप सारा पढ़ने में आ जाता है। तो आपको संधि समास व्याकरण सब, आपको शब्द शब्द तो सीख लो कम से कम, रोज 5-10 मीनिंग याद करो कम से कम, फटाफट संस्कृत आएगी। प्रत्युत, प्रत्युत माने बल्कि, अपितु ज्ञानवतः एव वचन सौष्ठवम स्पष्टम दृष्टम, बल्कि जो ज्ञानवान होता है उसके तो और बल्कि वचन में सौष्ठव आता है। सौष्ठव माने सौंदर्य, सुष्ठु माने सुंदरता, सुष्ठु माने सुंदर और सौष्ठव माने सौंदर्य। ज्ञानवान के बल्कि वचन सौष्ठव देखा जाता है। ततो ज्ञानोत्कर्षवती सर्वज्ञ वचनोत्कर्षे का अनुपत्ति रीति, इसलिए ज्ञानोत्कर्ष होने वाले सर्वज्ञ में यदि वचनों का उत्कर्ष हो गया है तो क्या आपत्ति है
इस तरह ये विपक्ष में व्याप्त हो जाता है ये हेतु, इसलिए ये विपक्ष वृत्ति है इसमें। और अब चौथा हेतु पढ़ रहे हैं हम। अप्रयोजको हेतु अकिंचित करः। अकिन चौथा चार है ना, असिद्ध, विरुद्ध, अनैकांतिक, और चौथा है अकिंचित कर। देखो कितना बढ़िया, इसके नाम से ही इसका मतलब समझ में आ जाता है। अकिंचित कर, अकिंचित कर माने इससे, किंचित माने क्या होता है, किंचित शब्द लो पहले, किंचित बोलते हैं ना, किंचित माने थोड़ा सा, मेरे पास किंचित धन है, किंचित पानी है, किंचित, किंचित चावल देना, किंचित, किंचित माने थोड़ा सा। और किंचित करह, जो कुछ करता हो, थोड़ा सा करता हो, उसका नाम है किंचित कर। किंचित कर माने जो थोड़ा सा करे, थोड़ा काम करे। और अकिंचित कर माने जो थोड़ा सा भी काम ना करे। जैसे कोई दवाई है ना, तो हम कहते ये दवाई तो बुखार के लिए अकिंचित कर है। तो अकिंचित कर माने तुम कितनी भी खाओ, इससे कोई बुखार खत्म होने वाला नहीं है। तो वो ही है अर्थ का अप्रयोजक हो, जो कोई अप्रयोजन सिद्ध न करे, ऐसा हेतु अकिंचित कर नाम का हेत्वाभास है। कितनी बढ़िया परिभाषा है, देखो ये हाईलाइट कर दे तो ये भी बहुत अच्छा है। सद्विविध, वो दो प्रकार का है, कितना बढ़िया। हेतु अकिंचित कर हेतु द्विविध, द्विविध, त्रिविध, चतुर्विध, विध शब्द प्रकारवाची, आप खुद बनाना सीख लो शब्दों को। वो दो प्रकार का है, सिद्ध साधनो बाधित विषयश्च। अकिंचित कर हेतु दो प्रकार का है, और उनके नाम, एक का नाम है सिद्ध साधन, सिद्ध साधन, और दूसरे का नाम है बाधित विषय, बाधित विषय। क्या मीनिंग है अभी सब समझेंगे। तत्र आद्यो यथा, आद्य माने इनमें से पहले वाला, ऐसे है जैसे, यथा माने जैसे कि, यथा शब्द श्रावणो भवितुम अर्हति शब्दत्वातिथि। अब आपको किसी को भी भ्रम नहीं होना चाहिए, जब भी मैं शब्द बोलूं तो उसका अर्थ समझ लेना, साउंड, ध्वनि। शब्द श्रावण है, देखो श्रावण माने श्रवण इंद्री का विषय, श्रावण माने, श्रवण माने होता है कान, और श्रावण माने कर्ण इंद्री का विषय। शब्द कर्ण इंद्री का विषय है, क्यों है, क्योंकि वो शब्द है। देखो जरा देखो वाक्य देखो, बोलने वाला क्या बोल रहा है, शब्द है, वो श्रावण है, शब्द है वो श्रावण है, क्योंकि वो शब्द है, क्योंकि वो शब्द है। अग्नि गर्म होती है क्योंकि वो अग्नि है। तो अरे भाई ये तो इसको बोलेंगे अकिंचित का हेतु। ये क्या हेतु हुआ, हेतु लाओ ना कोई। मैं कहूं संदेश भैया बुद्धिमान है क्योंकि बुद्धिमान है, अब क्योंकि बुद्धिमान है, अरे कोई ऐसा तर्क लाओ, ऐसा हेतु लाओ जिससे वो बुद्धिमान, संदेश बुद्धिमान है क्योंकि बुद्धिमान है। तो वैसे तो कुछ भी कर दो। तो ये अकिंचित कर हेतु हुआ, शब्द श्रावणो भवितुम अर्हति शब्दत्वातिथि, शब्द श्रावण है क्योंकि शब्द है। अत्र, और ये सब याद रहना चाहिए, श्रावण, श्रावण कहते ही श्रवणेन्द्री का विषय, चाक्षुष माने कर्णेन्द्री का विषय। अत्र श्रावणत्वस्य साध्यस्य, यहाँ साध्य क्या है, श्रावणपन, शब्द का श्रावणपना ये साध्य है। श्रावणत्वस्य साध्यस्य शब्द निष्ठत्वेन सिद्धत्वात् हेतुरकिंचित करः।
कि वो तो शब्द में, वो तो हेतु साध्य भी वही है, वही उसी को आपने हेतु बना दिया, वो सिद्ध है, इसलिए ये हेतु अकिंचित कर रहा। दूसरा, बाधित विषयस्त्वनेकधा, बाधित विषय नाम का हेत्वाभास तो अनेक प्रकार का होता है। देखो इसकी संधि देखो जरा, जो संस्कृत थोड़ा जानते हैं। बाधित विषय, विषय में विसर्ग था, जी विसर्ग का आधा से बन गया, फिर तू था, बाधित विषय तू, तू माने तो, संस्कृत में छोटा तू। रोज 10 मीनिंग जो संस्कृत के अपनी डायरी में लिखेगा, याद करेगा, वो गारंटी से थोड़े दिन में संस्कृत पढ़ने अच्छे से ला जाएगी, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तू माने तो, बाधित विषय तो अनेक धा, अब धा माने, अब धा विद प्रकार, तो अनेक धा अनेक प्रकार का है, बाधित विषय तो अनेक प्रकार का होता है। कैसे अनेक प्रकार का होता है? कश्चित, कश्चित माने कोई, प्रत्यक्ष बाधित विषय, कोई तो प्रत्यक्ष बाधित होता है, जैसे यथा, यथा माने जैसे, यथा माने जैसे, तथा माने वैसे, सर्वथा माने सर्व प्रकार से, यत्र माने जहां, तत्र माने वहां, कुत्र माने कहाँ, धड़ाधड़ धड़ाधड़ याद होंगे। शुरू करो, देखो कठिन नहीं है संस्कृत। यथा अनुष्णो अग्नि द्रव्यत्वादिति, जैसे अग्नि अनुष्ण है, अनुष्ण माने, अब देखो उष्ण शब्द तो सुना है पर अनुष्ण बोला यहाँ, अनुष्ण माने ठंडी, उष्ण माने गरम, गरम का उल्टा किया, अग्नि अनुष्ण है। देखो क्या हेतु दे रहा है, ये प्रत्यक्ष बाधित है। बाधित कई तरह का होता है, प्रत्यक्ष बाधित, अग्नि ठंडी होती है क्योंकि वो एक द्रव्य है, द्रव्यत्व। देखो अनुष्ण, ये पूरा अनुमान वाक्य हो गया एक शब्द में। देखो संस्कृत में एक शब्द है और हिंदी में खोल के लिखो तो 6 शब्द लिखने पड़ेंगे। संस्कृत में एक शब्द में काम चल गया, अनुष्णो अग्नि द्रव्यत्वादिति, और हिंदी में लिखूं इसको तो ऐसे लिखूंगा, अग्नि ठंडी होती है क्योंकि वह द्रव्य है, ऐसे लिखना पड़ेगा, इतना सारा। अत्र यहाँ पर द्रव्यत्व हेतु, द्रव्यत्व हेतु तस्य विषयत्वेन अभिमतम अनुष्णत्वम उष्णत्व ग्राहकेण स्पर्श प्रत्यक्षेण बाधितम। यहाँ पर जो अनुष्णपना है जिसको तुम सिद्ध करना चाहते हो भैया, वो स्पर्श प्रत्यक्ष से ही बाधित है। हम सब जानते हैं छू करके, उसके पास में पहुंच करके कि वो गर्म है, सब जानते हैं, ये प्रत्यक्ष बाधित बात है। इसको तुम सिद्ध करने बैठे, तुमने जो हेतु दिया वो बाधित विषय नाम का अकिंचित कर हेतु है, अकिंचित कर, किसी काम का नहीं, हटा दो, इसे बेकार है। तुम हमको समझाने आए आग ठंडी होती है, हम अपने स्पर्श प्रत्यक्ष से जानते हैं। तथा किंचिदपि कर्तुम अशक्यत्वात्, कितना बढ़िया खुलासा किया, किंचिदपि, किंचित माने थोड़ा सा, अपि माने भी, थोड़ा सा भी करने में, जो किंचिदपि कर्तुम अशक्यत्वात्, अब देखो इसमें शक्यत्वात् पढ़ देते तो गड़बड़ हो जाता, कर्तुम अशक्यत्वात्, किंचिदपि कर्तुम अशक्यत्वात्, कुछ भी करने में अशक्य होने के कारण अकिंचित कर हेतु है। ये जो तुमने द्रव्यत्व हेतु दिया ये तो फिजूल है। अकिंचित कर माने निरर्थक, व्यर्थ, फालतू, ये शब्द पर्यायवाची है। अकिंचित कर, व्यर्थ, निरर्थक, फालतू,
टाइम पास, किसी काम का नहीं। कश्चित पुनर्नुमान बाधित है, और कोई अनुमान बाधित विषय होता है। यथा अपरिणामी शब्द कृतत्वात्, कोई तो प्रत्यक्ष बाधित होता है, कोई अनुमान बाधित होता है। अनुमान बाधित कैसे है कि अपरिणामी शब्द कृतत्वात्, शब्द अपरिणामी होता है क्योंकि वो कृतक है, क्योंकि वो किया गया है, कृत्रिम है, किसी ने बनाया। तो ये बात अनुमान से बाधित है, उल्टी जा रही है, अनुमान बाधित है। अत्र परिणामी शब्द, अत्र परिणामी शब्द प्रमेयत्वात्, देखो लगाओ आगे, परिणामी शब्द, अत्र परिणामी शब्द प्रमेयत्वात् इति अनुमानेन बाधित विषयत्वम्। हाँ, इति अनुमानेन बाधित विषयत्वम्, वो ऐसे अनुमान से वो बाधित है। और कश्चिद आगम बाधित विषय, कोई आगम बाधित होता है। कश्चित आगम, कितने बता दिए बाधित विषय? एक होता है प्रत्यक्ष बाधित, दो अनुमान बाधित, तीन आगम बाधित। आगम बाधित माने प्रत्यक्ष बाधित जिसमें प्रत्यक्ष से बाधा आ जाए, अनुमान बाधित माने जिसमें अनुमान से बाधा आ जाए, आगम बाधित माने जिसमें आगम से बाधा आ जाए। तो कोई आगम बाधित होता है। यथा, यथा अलग होना चाहिए था, यथा प्रेत्य असुख प्रदो धर्म है। देखो प्रेत्य में मात्रा लगी हुई है तो वहां असुख, असुख माने दुख, प्रेत्य माने अगले जन्म में। अब देखो ये सब शब्द भंडार होना चाहिए जबरदस्त। प्रेत्य माने अगले जन्म में, असुख धर्म है, अगले जन्म में धर्म असुख देता है। असुख माने दुख, प्रद माने देने वाला, धर्म दुख देने वाला है। क्यों? पुरुषाश्रितत्वात्, क्योंकि ये पुरुष के आश्रित है, अधर्मवत, अधर्म की तरह। अत्र धर्म सुख प्रद इति आगम, सारे आगमों में साफ साफ लिखा है कि धर्म सुख देने वाला है, इसलिए ये बात आगम बाधित हो गई। इति आगम, संधि विच्छेद, एक सीट पर चार शब्द बैठे हैं। इति प्लस आगम, तेन, ऐसे कैसे शब्द मिलते हैं? आगम के द्वारा बाधित है। और चौथा देखो बड़ा मनोरंजक है, इंटरेस्टिंग है। न्याय शास्त्र में भी कहीं पर अगर हंसी आती है बहुत जोरदार ठहाके वाली, तो स्ववचन बाधित में आती है। कश्चित स्ववचन बाधित विषय, कोई स्ववचन बाधित होता है। यथा, अब उदाहरण देखो, स्ववचन बाधित, स्व माने अपने, अपनी बात अपने ही वचनों से कट जाए जहां पर स्व वचन बाधित। ये बहुत इंपॉर्टेंट तर्क है, आपको आगे खूब समय मिलेगा, अभी तो समय भाग रहा है तेजी से। स्ववचन बाधित बहुत बहुत जगह आएगा, जब अपनी बात अपने से ही कट जाए। ऐसी बहुत बातें हैं शास्त्रों में, दार्शनिक लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं कभी कभी कि उसमें उनकी बात अपने से ही कट जाती है। तो जब कभी ऐसा हो जाता है कि अपनी बात अपने से ही कट जाए, तो उसको बोलते हैं स्ववचन बाधित। और ये हेत्वाभास है, ये अकिंचित कर है, किसी काम का नहीं है, इससे कोई सिद्धि होती नहीं है, बात खंडित हो जाती है, मंडित नहीं होती है। यथा, उदाहरण देखो, मे माता वंद्या, मे माने मेरी, मे माने मेरी माता, मेरी माता वंद्या है। वंद्या माने
बांझ जिस स्त्री के पुत्र पुत्री संतान नहीं होते हैं उसको वंद्या कहते हैं। तो मेरी माता वंद्या है। पुरुष संयोगेपि अगर्भत्वात् प्रसिद्ध वंद्यावत, क्योंकि वो कभी गर्भवती नहीं होती है। मेरी माता वंद्या है क्योंकि वो कभी भी गर्भवती नहीं होती है। तो ऐसा कोई कहे तो अब आपको जाके मम्मी से पूछने की जरूरत है क्या? उसकी मम्मी से जाके पूछेंगे कि कहीं किसी डॉक्टर से पूछेंगे कुछ उसको सिद्ध करने के लिए? क्या करेंगे? उसकी बात को गलत सिद्ध करने के लिए कोई और हेतु लाएंगे? अरे तेरी बात तेरे से कट रही है। मेरी माता वंद्या है तो तू कहां से आया भाई? तू है इससे सिद्ध होता है कि तेरी माता वंद्या नहीं है। ऐसे बहुत उदाहरण दे रखे हैं। कोई कहे मेरी पत्नी विधवा हो गई है, कोई कहे ये कोरोना में है ना मेरी पत्नी विधवा हो गई, कोरोना पीरियड में तो मेरी पत्नी विधवा हो गई। तो आप मानोगे, विश्वास करोगे उसकी बात को कि तुरंत कहोगे कि भले आदमी तू खड़ा है 5.5-6 फीट का, तो तेरी पत्नी विधवा कैसे हो सकती है? कोई कहे मेरे पिता बाल ब्रह्मचारी है। ऐसे सत्य शासन परीक्षा में 25 उदाहरण दे रखे हैं ऐसे ही। कोई कहे, एक और उदाहरण बता के बात बढ़ता हूं, कोई कहे कि देखो सामने कितना अंधेरा है, देखो कुछ नहीं दिख रहा, देखो कुछ नहीं दिख रहा, कितना अंधेरा है देखो। तो इसको का स्ववचनवाद है। तुम क्या कह रहे हो? देखो देखो कितना अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा। अरे कुछ नहीं दिख रहा, अंधेरा है और अंधेरा दिख रहा है। कुछ कैसे नहीं दिख रहा? तुम ये कैसे कह रहे हो कि कुछ नहीं दिख रहा? अंधेरा दिख रहा है ना, सामने अंधेरा। खुद ही बोल रहे हो देखो कितना अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा। अरे तो न्याय शास्त्र ऐसे बुद्धि को धारदार बनाता है। एवं आदयो, इस प्रकार और भी, एवं आदयो पी, और भी, अकिंचित कर विशेषा स्वयं हुआ, इस प्रकार और भी बाधित विषय के भेद आप खुद समझ सकते हो। स्वयं उया, स्वयं माने आप स्वयं, उया माने खोज सकते हो, विचार सकते हो, ऊहना माने विचार करना। तदेवं हेतु प्रसंगात हेत्वाभाषा अभाषिता, इस प्रकार हेतु के प्रसंग से हेत्वाभास समझाए गए। इस तरह हमने 2 पढ़े। अब एक बार वो चार्ट फिर से लगा दो, वो सब देख लो। आज आपसे बात नहीं कर पा रहा मैं, पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं। देखो एक बार इसको, इस चार्ट को और देख लो थोड़ा सा। और कोई बात नहीं, जल्दबाजी नहीं है। अगर क्लियर नहीं होगा ना ये चार्ट तो हम अगली क्लास में एक बार फिर कर लेंगे थोड़ा सा। लेकिन एक नजर तो आपको पूरे हेत्वाभास पर पड़ जाए ना क्या है। तो देखो हमने क्या समझा हेत्वाभास के प्रकरण में, पूरा सारांश इस चार्ट में है। इसका तो प्रिंट निकाल के रख लेना चाहिए अपने पास सबको। इसका प्रिंट निकलवा के रखो। ये बहुत बढ़िया, बड़ा दुर्लभ चीज बनाई है, बहुत अच्छी चीज बनाई है ये। एक ही चार्ट पर सारा विषय आ गया जो 4 पैराग्राफ में है। हेत्वाभास 4 प्रकार के होते हैं, असिद्ध, विरुद्ध, अनैकांतिक और अकिंचित कर। और उन सब का यहाँ ब्रैकेट में परिभाषा लिखी है, हिंदी अर्थ आपको बता दिए। और उनके यहाँ भेद प्रभेद नीचे 1 और 2 लिखे हैं। असिद्ध के 2 भेद है, स्वरूपा सिद्ध और संदिग्धा सिद्ध। स्वरूपा सिद्ध का उदाहरण क्या पढ़ा था हमने? शब्द परिणामी है चक्षु इंद्री का विषय होने से। ये होने से भाषा, ये अनुवाद श्रुति ने संस्कृत से एज इट इज कर दिया। हिंदी के फ्लो में क्यों की लिखा जाता है, हिंदी में
होने से नहीं लगाया जाता। हिंदी में वाक्य बनाते हैं, शब्द परिणामी है। इन उदाहरणों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शब्द परिणामी है क्योंकि वह चक्षु इंद्री का विषय है। ऐसे करके क्योंकि लगा लगा के भी लिख सकते हैं, संस्कृत में होने से लिखते हैं। और संदिग्धा सिद्ध का क्या उदाहरण बनाया था कि धुआं और भाप में संदेह है कि धुआं है कि भाप है, दोनों कोहरा भी धुआं जैसा लगता है। किसी पर्वत पर आपने कोहरा देखा और कहने लगे वहां आग है, अरे भैया वो धुआं नहीं है, वो कोहरा है। तो ये असिद्ध हेत्वाभास। और विरुद्ध वो है जो उल्टा सिद्ध कर दे, जैसे शब्द अपरिणामी है कृतक होने से, तो कृतक होने से तो बल्कि परिणामी सिद्ध हो रहा है, उल्टा सिद्ध हो रहा है। अनैकांतिक हेत्वाभास के दो भेद है, निश्चित विपक्ष वृत्ति और संकित विपक्ष वृत्ति। किसी भी हेतु को पक्ष में रहना चाहिए, सपक्ष में रहना चाहिए, लेकिन विपक्ष में कभी भी नहीं रहना चाहिए। विपक्ष में रहना ही उसकी गलती है। अनैकांतिक हेत्वाभास में क्या गलती है? जैसे हमने कहा ज्ञान आत्मा का लक्षण है, यह आत्मा है क्योंकि इसमें चेतना है। और फिर बाद में हम कह रहे हैं कि ये पेन भी आत्मा है, तो फिर गलत हो जाएगा ना। जिसमें चेतना नहीं, विपक्ष में चली जाए तो फिर गलत हो जाएगा, विपक्ष में नहीं मिलना। और विपक्ष में गारंटी से मिलता हो तो वो निश्चित विपक्ष वृत्ति है। और जब विपक्ष में डाउट हो, संकित माने डाउट, डाउट हो तो वो संकित विपक्ष वृत्ति है। और डी अकिंचित कर चौथा, इसके दो भेद है, सिद्ध साधन। जब बात अपने आप समझ में आई हुई होती है, वो जो सिद्ध को ही सिद्ध करने की कोशिश, ये आटा है क्योंकि आटा है, अरे आटा है क्योंकि मान रहे ना, हमको भी पता है आज शनिवार है क्योंकि आज शनिवार है, तो इसका नाम है सिद्ध साधन। सिद्ध साधन माने जो बात सिद्ध है, ये घड़ी है क्योंकि घड़ी है। अरे तो तुम भी मान, श्रोता कह रहा है मैं मान रहा हूं ना महाराज, क्यों? तो इसको कहेंगे जो बात सिद्ध है उसी को सिद्ध करना सिद्ध साधन है। और बाधित विषय माने जो बात या तो प्रत्यक्ष से खंडित हो जाए, या अनुमान से खंडित हो जाए, या आगम से खंडित हो जाए, या स्ववचन से खंडित हो जाए, वो बाधित विषय है। इस तरह ये हेत्वाभास का मैंने सामान्य परिचय दिया। और कुछ बात होगी तो हम अगली क्लास में कर लेंगे। 5 मिनट अब आप लोग कुछ कह सकते हैं जी। किसी को कोई भी प्रश्न, कोई भी बात हो तो आप हैंड रेज करें। 5 मिनट अब आप लोग कुछ कहना चाहे तो कह दे। कुछ खास पूछना, कहना, समझ में आया? हाँ बोलिए। दीपाली जी। हाँ बोलिए दीपाली जी। नमो मैडम, ये हाँ जो नमो जी। अपरिणामी है कृतक होने से, ये विरुद्ध हेत्वाभास में भी लिया है हाँ और बाधित में भी लिया है, अनुमान बाधित में भी लिया है। कहाँ? इसको विरुद्ध में भी लिया है और कहाँ लिया है? बाधित विषय में अनुमान बाधित शब्द अपरिणामी है क्योंकि वह किया जाता है। हाँ हाँ, तो वो अनुमान से खंडित होता है। ठीक है, मैं आपके प्रश्न पर विचार करूंगा। अच्छा प्रश्न है, मैं आपके प्रश्न पर विचार करूंगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी गुड। हाँ प्रीति जी। हाँ जय जिनेन्द्र सर। हाँ जय जिनेन्द्र, बोलिए। सर मैं आशीष बोल रहा हूँ। हाँ बोलो आशीष जी। सर मैं कल से ही एक चीज सोच रहा था सर, मैं समझ में नहीं आ पाया कि सर विशेषता में और लक्षण में क्या अंतर होता है? विशेषता में और लक्षण में? जी सर। हाँ फर्क होता है। एक वस्तु की अनेक विशेषताएं हो सकती है। एक पुरुष गोरा है, ये उसकी विशेषता।
लंबा है, छोटा, जैसा जैसा वो है, जितने गुण हैं वे सब विशेषताएं हैं, लेकिन जो विशेषता उसे अन्य पदार्थों से अलग करे वो लक्षण होती है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर एक चीज और पूछ रहा था मैं, सर विपक्ष में जाने का क्या मतलब है सर? पक्ष में क्या? पक्ष में रहने का मतलब क्या नहीं सर, पूछा? विपक्ष में जाने का क्या मतलब है सर? विपक्ष में जाने का मतलब है यदि हम जीव सिद्ध कर रहे हैं तो अजीव विपक्ष हो गया उसका। अगर हम गर्म सिद्ध कर रहे हैं तो ठंडापना उसका विपक्ष हो गया। हम साध्य से उल्टा चीज जाना सर? उसका बिल्कुल अपोजिट है, वो विपक्ष है। सर साध्य से उल्टा जाना? साध्य से उल्टा जाना, साध्य से विपरीत में चला जाना, वो विपक्ष है। हाँ सुलेखा जी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, सुलेखा जी। सुलेखा जी आपका माइक डिस्टर्ब हो रहा है। एक प्रश्न मेरा है, मैं पूछ हाँ लूं? बोलिए। हाँ हाँ सुलभ जी बोलिए। वेरी गुड। आज की जब हम चर्चा कर रहे थे तो इसमें बाधित विषयत्व वाला दूसरा भेद आया था। तो बाधित में हेतु बाधित है या साध्य बाधित है? जैसे अग्नि नहीं नहीं, हेतु बाधित। ये हेतु का प्रकरण है, हेतु बाधित है, साध्य नहीं। मेरे ख्याल से ये जो दीपाली जी ने प्रश्न पूछा है ना, जिसको मैं जल्दी से सोच नहीं पा रहा हूँ, अगली क्लास के लिए टाला है, वहां यही एक टेढ़ है। ये वाला मामला, यह हेतु क्या दोष बताया जा रहा है। ये सारा का कल भी किसी ने एक प्रश्न पूछा था, ये याद रखो, यह साध्य की चर्चा नहीं हो रही है। साध्य में कमी, साध्य की कमियां मत खोजो। यहाँ हेतु में क्या कमी दिखाई जा रही है, हेतु के दोष खोजने केवल। क्योंकि वो प्रश्न इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ कहा ना अग्नि ठंडी है, क्योंकि हाँ तो अग्नि ठंडी है, यहाँ पे ठंडा पना जो हमने साध्य बनाया वो भी गलत दिख रहा है, इसीलिए प्रश्न आ रहा था। हाँ, वो साध्य तो, साध्य तो हमने पीछे भी देखा था, कल भी बात आई थी। साध्य उसको हम छेड़ नहीं रहे। हमने सामने वाले को पहले ये नहीं कहते हैं कि तुम्हारा साध्य गलत है। देखो, ये एक दार्शनिक चर्चा जब भी होती है तो ये एक शालीनता है। चारवाक ने कहा परलोक नहीं है, पुण्य पाप नहीं है, तो उससे ये नहीं कहा कि तुम गलत हो, उससे ये कहा तुम्हारा हेतु गलत है। जब हेतु गलत है तो साध्य अपने आप गलत हो गया। यहाँ हेतु की मीमा, हेतु के दोष खोजे जा रहे हैं। जी जी पंडित। हाँ, और कोई कुछ? जी सुलेखा जी का प्रश्न रह गया, वे या तो लिखित में अपना भेज सकती हाँ, है। चाहे तो लिखित में भेज देंगे, जिसको भी कोई प्रश्न हो, चाहे संदेश जी को भेज दिया करो, हमको भेज दिया करो। अरे आपस में आप लोग अपने आप को भी एक दूसरे को भेज करके किसी को भी पूछो, प्रज्ञा से पूछो, दीपाली जी बहुत पढ़ रही है, सुलभ भैया से पूछो, हमसे पूछो, अपन सब मिलजुल करके पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, ऐसी बात नहीं है, हम सब मिलजुल कर पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा, तो ठीक है फिर। इस प्रकार अभी हमने ये कक्षा पढ़ी, बहुत ही सुंदर चार्ट के माध्यम से, जो कि श्रुति ने बनाया है, जो कि हमारे लिए बहुत उपयोगी रहेगा हेत्वाभास के प्रकरण को पढ़ने के लिए। और आदरणीय भाई साहब की उस पर हमने बहुत सुंदर व्याख्या सुनी। हेत्वाभास को हम समझें और असली हेतु के माध्यम से अपने साध्य तक पहुंचे, इसी भावना के साथ अभी की बात को हम यहीं विराम देंगे। वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत तिहु धो।